आज चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो एडिशनल न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया था। सिक्स चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर। ओके, चैप्टर नंबर 6 के अंदर इनिशियली उन लोगों ने डॉट प्रोडक्ट दिया था। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर एक्सप्रेशन के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लूं, आपको पूरा डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वर्क लेंगे। फोर्थ चैप्टर के अंदर एडिशन की दो मेथड, वेक्टर एडिशन की दो मेथड, ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की दो मेथड, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस। दो वेक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट स्केलर होगा। स्केलर प्रोडक्ट बताएंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट बताएंगे। लेकिन दो वेक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया है। इस चैप्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट दिया, 7 चैप्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट दिया। लेकिन हमने फोर्थ चैप्टर में इसलिए कंप्लीट किया था कि फोर्थ चैप्टर के अंदर वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन थी और सब उसी टाइम पे हमको पूरी इंफॉर्मेशन दी। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी थे कि जहां मल्टीप्लिकेशन की जरूरत थी और इसलिए हमने कंप्लीट किया था। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में वो 22 नंबर न्यूमेरिकल, वहां डॉट प्रोडक्ट की जरूरत थी और इसलिए प्रोडक्ट पहले एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन आप फिर से बता रहे, सपोज आपने दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी, सो आंसर होता है ए बी कॉस थीटा। ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये एग्जांपल मैंने दिया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बताएंगे? वर्क। लेकिन सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे पॉसिबल है। ये वेक्टर ए, ये वाली वेक्टर बी की ओरिजिन से हम ड्रॉ करेंगे। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अब सपोज मान लो कि हमने वेक्टर बी से परपेंडिकुलर लाइन ए पे ड्रॉ कर दी, इसको एम। सो ओ एम is a component of B in direction of A. फिर से component of vector B but in direction of vector A is called B cos theta. It's called B cos theta. Now A dot B is equal to, so magnitude A, the A, magnitude B in direction of A. So formula is A dot B is equal to AB cos theta. A dot B equal to AB cos theta. Okay, similarly ये भी पॉसिबल है कि सपोज आप ए से परपेंडिकुलर लाइन बी पे ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर को क्या बताएंगे? कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। यहां भी लिखना हो तो ए डॉट बी। चलो सबसे पहले तो ए की मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ बी, इसको ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो आंसर। तो किसी भी तरह आप कैलकुलेट करो, ऑलवेज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एक और भी स्कीम हम एक और कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि सपोज किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे की आप कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर है। फॉर एग्जांपल ए की मैग्नीट्यूड बी की कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए, सो बी कॉस थीटा। इसमें क्या लिखा है? बी की मैग्नीट्यूड बट कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। इस मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट बताएंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
B, magnitude vector B, theta, angle between A and B, angle between A and B. ओके, उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू की थी। आज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पहले भी कर लिया है। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A लिख सकते हैं। A डॉट B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? B डॉट A। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव A डॉट B प्लस C, so A dot B plus A dot C. First commutative, second distributive, third A and B parallel to each other. So A dot B is equal to AB cos 0, मतलब AB is the maximum value of dot product. Fourth, A perpendicular B, so A dot B is equal to AB cos 90 equal to 0. इसका मतलब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा प्रूव करना है तो आप दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इसे आपको प्रूव करना है। ओके, तो आप उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की आंसर 0 आनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? 0। एक मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, सपोज योर बी इज एंटी पैरेलल, सो एंटी पैरेलल मतलब 180, A dot B equal to AB cos 180, but value of cos 180, मैथ्स वालों को ट्रिग्नोमेट्री में सर ने सिखाया cos 180 कितना होगा, मैंने भी वो सर्कल करके आपको सिखाया था। वैल्यू ऑफ cos 180 कितना होता है? वैल्यू ऑफ cos 180 पता है किसको? -1। फिर से जोर से, -1। -1 एंड दैट इज -80। एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए नेगेटिव, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए 0, पैरेलल के लिए मैक्सिमम होता है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। 6, डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर I डॉट I, J डॉट J, K dot K is equal to 1 because all are parallel to each other. X और X, Y और Y, Z और Z, इसका मतलब पैरेलल के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये भी मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया था, I डॉट I का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। अगेन यूनिट वेक्टर मतलब 1, दोनों पैरेलल होंगे मतलब cos 0, सो 1 into 1 into 1 मतलब आंसर क्या होगा? 1। इस तरह से प्रूव हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमने लिखा था I डॉट J, J डॉट K, J डॉट I इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ओके, बाद में 7 नंबर में बताया था वेक्टर इज इक्वल टू AXI, and suppose vector B is equal to BXI, okay, IJ के फॉर्मेट में सपोज वेक्टर है, now AX BX, AY BY, AZ BZ, A dot B is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ, ओके। उसके बाद 8 नंबर, A dot B equal to AB cos theta, cos theta is equal to A dot B upon A dot B upon AB, A dot B मतलब AX BX, AY BY, AZ BZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मतलब AX स्क्वायर AZ स्क्वायर, BX स्क्वायर, BY स्क्वायर एंड BZ स्क्वायर। इस तरह टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक
8 कैरेक्टरिस्टिक हमने डॉट प्रोडक्ट में कंप्लीट की थी। क्लियर? ये सभी सिंप्लीफाई भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो यही चीज 6th चैप्टर के अंदर इनिशियली दिया कि डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो एक्सप्लेन करके दो। आप चेक करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन तक यही इंफॉर्मेशन है दर्पण के अंदर। 10 क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट किया, पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया, थर्ड में पहले डॉट की एक्सप्रेशन दी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ऐसा करके लिखा है, और बाद में सभी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करते करते 10 तक। ये तो हमने सिर्फ रिवाइज किया जो पहले दिया था वो। सिर्फ 3 चीजें उन लोगों ने दी है। कौन सी? वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले पूरी इंफॉर्मेशन वर्क की होगी, उसके बाद एनर्जी के लिए लिखा, उसके बाद पावर के लिए एक्सप्रेशन दी। एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। अब सबसे पहले तो वर्क का मतलब, वर्क क्या लिख सकते हैं? अभी फॉर्मूला मैंने लिखी थी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी देती है उसको क्या बताएंगे? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होगी? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट लिखते हैं एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर। ये इसको जूल बताया जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या लिखेंगे हम? जूल। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना दिया है। लेकिन अब एक चीज और, सपोज ऑब्जेक्ट के ऊपर अंदर फोर्स दिया, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट करेगी, तब जाके वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सपोज आपने इस तरह से फोर्स दिया और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो सबसे पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड या कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको एफ कॉस थीटा। एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स कौन सा? सो कंपोनेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डी। सो वर्क इज इक्वल टू, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वर्क की स्टैंडर्ड फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर सपोज थीटा इक्वल टू मैंने 0 रखा तो ये वाला केस हो जाएगा, इस केस के अंदर दोनों पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क की जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। क्लियर? अब यहां भी चेक करो, पैरेलल था, मैक्सिमम वर्क मिला। सपोज एफ और डी परपेंडिकुलर होते तो ये किसके लिए कैलकुलेट किया मैंने? एफ इज पैरेलल टू डी, एफ इज परपेंडिकुलर टू डी। एफ डी cos 90, what is the value of cos 90?
0. 0, इसका मतलब वर्क 0 हो जाएगा. Suppose force and displacement both are in opposite direction. Theta equal to 180. So F into D cos 180. So minus F into D होगा, और माइनस F into D मतलब वर्क नेगेटिव होगा. तो हमको लगता है वर्क नेगेटिव पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है. ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स देंगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ इंक्रीज होगा. लेकिन ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा. ओके, इसलिए वर्क जो आएगा उसको क्या बताएंगे हम, माइनस लिखेंगे. ये वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्लियर. सिमिलर चीज उन लोगों ने पहले बताया इसलिए मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तो एनर्जी में एक्सप्लेन करना चाहिए. कि सपोज ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क करेंगे, एज पर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, तो मैंने फोर्स दिया, मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी ऑब्जेक्ट को मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होगी. एज पर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है, अपने फोर्स दिया, मोशन में आ गया, इसका मतलब स्टेडी था. अब मोशन में है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन सी, काइनेटिक एनर्जी. मतलब वर्क से आप एनर्जी चेंज कर सकते हैं. एज पर एग्जाम्पल पहले ऑब्जेक्ट स्टेडी थी, आपने उसके ऊपर फोर्स दिया मतलब वर्क किया, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क बताया जाएगा. तो क्या लिखेंगे, वर्क. काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मेरे ख्याल से पहले भी हमने पढ़ी है आगे स्टैंडर्ड में. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर. mv square. हाफ mv स्क्वायर. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ आगे हमने कंप्लीट किया है. ओके, उसी तरह से उन लोगों ने यहाँ भी डेफिनेशन लिख के दी होगी. काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल, इसी टाइप से लिखा है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड बॉडी, मास ऑफ बॉडी सॉरी, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी स्क्वायर मास, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को हाफ कर दो मतलब काइनेटिक एनर्जी. उन लोगों ने ऐसे लिख के दिया. लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मतलब कुछ डिफरेंट होता है. जस्ट अ मिनट. काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग डिफरेंट होती है. जब ऑब्जेक्ट को वर्क, मतलब ऑब्जेक्ट के पास क्या मिलेगा आप एनर्जी देंगे, फोर्स देंगे, तब जाके वो खुद अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जिसको हम क्या बताएंगे, चेंज इन एनर्जी. देखो इसी फॉर्मूला से हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं. क्या मेरे पास एक ये वाली फॉर्मूला स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू ad, ये फॉर्मूला हमारे पास है. स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad. अब एक सिंपल चीज बताओ कि सपोज हम दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, to cancel 1/2 mv square v0 square, but m into a is a force. ये जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज v is a final velocity, v final velocity, v0 initial kinetic energy, because v0 is the initial velocity, and therefore f into d, and f into d मतलब you got change in kinetic energy and that is equal to 1. मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी वो इक्वल टू वर्क. अब जितना वर्क करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा. डिपेंड क्या है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करे उस डायरेक्शन में आप धक्का देंगे तो
एनर्जी इंक्रीज होगी, और पॉजिटिव डायरेक्शन में धक्का देंगे, एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, उन्होंने बताया कि W इज इक्वल टू डेल्टा के, इस रिलेशन को वर्क एनर्जी थ्योरम बताया जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कि एक्सटर्नल फोर्स से होने वाली काइनेटिक एनर्जी में चेंज या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। आप जो एक्सटर्नल फोर्स देंगे इससे काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितना इसके ऊपर वर्क होता है। और ये क्वेश्चन उन लोगों ने एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम करके 12 नंबर में दिया। इसमें 12 11 के अंदर तो मेन चीज क्या, दो डेफिनेशन, एक वर्क की और सेकेंड काइनेटिक एनर्जी की। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन से जो वर्क करने की एफिशिएंसी है उसको काइनेटिक एनर्जी बताया जाता है। जनरल नॉलेज के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करती है, वो मोशन से वो जो भी एफिशिएंसी वर्क करने की रखती है उसको क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी। ओके, विंड से वो विंड मिल टर्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वाटर फ्लो होता है, टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी से मिलने वाली एनर्जी है। ओके, सो नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी उन लोगों ने दिया था, इसलिए पहले बीच में आपको एक्सप्लेन किया, वरना तो एनर्जी की टॉपिक है, एनर्जी में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने टेक्स्ट बुक के बीच में एक्सप्लेन किया इसलिए। अब ओरिजिनल वर्क की हम बात करेंगे, ओनली और ओनली फॉर वर्क। डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया अभी, ये फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सपोज आपने फोर्स दिया और इससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल थीटा है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो दो मेथड से एक्सप्लेन किया, पहले सेम डायरेक्शन वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट डायरेक्शन वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्लियर, मतलब फोर्स लगने से होने वाली वर्क एक्सप्लेन कर। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्स लगती है फिर भी वर्क नहीं होती, वो एक्सप्लेन करके दो। फोर्स तो लगता है लेकिन वर्क पॉसिबल नहीं है, वो एक्सप्लेन करके देना है। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स दिया, वो तो हम लोगों ने बताया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, ने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, आप वॉल को धक्का दो, हैवी ऑब्जेक्ट को धक्का दो, जब आप धक्का देंगे तो आपने फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं है कि जिससे वो मोशन में आ जाए। दीवार को धक्का देंगे तो मोशन नहीं करेगी, मतलब आपने फोर्स दिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो एंड देयरफॉर वर्क जीरो। फर्स्ट में। सेकंड में फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन सपोज थीटा इज इक्वल टू 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल थीटा इक्वल टू 90, तो भी वर्क जीरो होगा। एज फॉर एग्जांपल, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स इनर, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स ये एफ, तो चेक करो ये एंगल 90 होता है, तो इस कंडीशन के अंदर वर्क जीरो। सिंपल है कि अर्थ सन के अराउंड जब रोटेशन करेगी तो सन की ग्रेविटेशन से अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंज नहीं होता, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर वर्क इक्वल टू जीरो। एक और एग्जांपल, सब स्टोन ऐसे थ्रेड से टाइट करने के बाद से राउंड में रोटेट करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही टेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क नहीं देती, थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सो नंबर ऑफ एग्जांपल है कि जहां फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट ने क्या एक्सप्लेन किया है, फोर्स लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेस एज फॉर एग्जांपल ऐसा बताया कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देके 5 रोटेशन दी, ऑब्जेक्ट को कितने रोटेशन दी, 1 2 ऐसे 5 रोटेशन दी, कितना वर्क किया,
तो लिखेंगे 0। क्यों? जहां से स्टार्ट किया वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 इसका मतलब वर्क क्या होता है? 0। ओके, सेकेंड, किसी पर्सन के पास एक हैवी बैग है, सपोज वेट 20 kg, 15 मिनट तक वो ऐसे बैग पकड़ के स्टडी रहता है। ओके, तो कितना वर्क किया? तो भी वर्क 0, क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब जाके वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वरना वर्क क्या हो जाएगी? 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। पहली क्वेश्चन क्या थी? फोर्स लगने से वर्क क्या होता है, एक्सप्लेन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या हुई? फोर्स लगता है लेकिन फिर भी वर्क की वैल्यूएशन 0 है, वर्क कितना होगा? 0। वो एक्सप्लेन करके दो। क्लियर? ना थर्ड क्वेश्चन, MKS और CGS यूनिट ऑफ वर्क अभी लिखा था, फोर्स यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, cos theta is a magnet, have no unit, so unit of work is न्यूटन इंटू मीटर। इसको क्या लिखेंगे? जूल। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से फोर्स की डायरेक्शन, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, so work is 1 joule। Again, due to 1 newton force, object move in direction of force is a 1 meter, so total work is 1 joule। Okay, similarly CGS, so dyne into centimeter, it's called erg, dyne into centimeter is called erg। ऐसे भी इनिशियली सेकंड चैप्टर के वक्त हमने कंप्लीट किया था। Okay, what is the relation between 1 joule and 1 erg? So 1 joule is equal to Newton into meter। Okay, 1 Newton equal to how much dyne? 1 in Newton is equal to how much dyne? वन न्यूटन इज इक्वल टू डाइन कितना होगा? 1 मीटर मतलब सेंटीमीटर कितना होगा? 1 मीटर सेंटीमीटर कितना होगा? आंसर फिर से 1 मीटर इस सेंटीमीटर कितनी होगी? 100। So 10 raised to so 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. And the dimensional formula of joule यार जो भी but for work m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2। ओके, और वर्क की एक और क्वेश्चन, वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? तो वर्क की फॉर्मूला एफ डी क्रॉस थीटा, द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, थीटा लेस देन 90, लेस देन 90, so work positive, but angle between f and d, force and displacement, theta is equal to 90, so work equal to 0, but angle between force and displacement, theta greater than 90, so work क्या होगा?
नेगेटिव, मैंने इसलिए इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन, यहाँ क्या लिखा, ग्रेटर देन। ओके, तो ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वो कैलकुलेशन हो गई। आज इससे लिखने वाली क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट वाले हम नहीं लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो है उसके क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो हमने कंप्लीट किया वो पूरा लिखना है। लेकिन एक चीज और, डिफरेंट भी यूनिट्स है, जैसे हमने लिखा जूल, इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर, और सो 9 इंटू सेंटीमीटर। इस तरह से एडिशनल न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁹। सिमिलरली आप जानते हैं कि वर्क जो है उसकी यूनिट जूल है, लेकिन वर्क एक और भी यूनिट है कैलोरी। ये कैलोरी ऐसा बताया जाता है। कैलोरी बहुत पुरानी यूनिट है, लेकिन अभी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर वो लिखा जाता है। तो 1 कैलोरी मतलब कितना वर्क, उस कैलोरी से कितना वर्क हो सकता है। सो 1 कैलोरी 4.186 जूल, ये अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल। 1 कैलोरी एनर्जी से आप 4.2 जूल वर्क कर सकते हैं। और आगे वाले स्टैंडर्ड में जो आपको पढ़ाया गया था वो है KWH, किलोवाट आवर, जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, और वो था 3.6 1 kWh is equal to 3.6 10⁻⁶ जूल। तो ये एडिशनल उन लोगों ने यूनिट्स दी है। और ये यूनिट एमकेएस ऑफ सीजीएस चेक करेंगे तो एमकेएस में न्यूटन इंटू मीटर या जूल, सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग। अब 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हमने कैलकुलेट किया, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग मिला, 10⁻⁷ अर्ग। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 वर्क के लिए, m1L2T-2। बाद में डिफरेंट यूनिट के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जूल। 1 वोल्ट के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाएगा। एक चीज और कि कैलोरी एक और यूनिट है। इनिशियल सबसे पहले तो वर्क की यूनिट कैलोरी थी, बाद में जूल प्रूव हुआ। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 या 4.2 जूल। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। सो 1 kWh किलोवाट आवर, सो 3.6 10⁻⁶ जूल, 3.6 10⁻²। ये इंफॉर्मेशन फिर से पावर वाले डिवीजन में देंगे। तो डिफरेंट 3 यूनिट्स उन लोगों ने लिख के दिए। वर्क कब पॉजिटिव, सो थीटा लेस देन 90। ये तो आप वो मैंने वो यूनिट सर्कल ड्रा करके दिया था, उससे भी आपको मिल जाएगा। 0 90 180। तो यहाँ से स्टार्ट करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी फंक्शन पॉजिटिव, कॉस्ट भी पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा, वर्क पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन फॉर 90 डिग्री ओनली वर्क इक्वल टू 0। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट वर्क नेगेटिव, वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्लियर। आज आपको कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं, क्योंकि कल एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ेगी, सॉरी परसों, कि जो क्वेश्चन 100% प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, जो फर्स्ट टाइम 11th में आपको कंप्लीट करना है वर्क के लिए। ये सभी इंफॉर्मेशन तो पहले भी हम जानते हैं, तो वही रिपीट किए है। ओके, क्वेश्चन में आपको लिखना है 12, लिस्ट लिख देता हूँ अभी मैं। एक क्वेश्चन 12 और 13, ट्वेल्व 13 14 और 16 ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, आगे डॉट प्रोडक्ट एक बार रिपीट कर लेना, क्वेश्चंस लिख लेना। नेक्स्ट है वर्क की जो ओरिजिनल है, कि अब तक जितने भी वर्क की एक्सप्रेशन दी गई सभी के अंदर अब तक जो
वर्क की एक्सप्रेशन दी गई, सबके अंदर वर्क जो है वो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होगा, वेरिएट नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वेरिएट नहीं होगा। फिक्स फोर्स के लिए हमने ये सब कंप्लीट किया था, फिक्स फोर्स के लिए, क्लियर। लेकिन अब जो पढ़ना है वो वेरिएबल फोर्स के लिए पढ़ना है, इसलिए वो पूरा टॉपिक डिफरेंट होगा। लेकिन इससे लिए सबसे पहले ये जो आगे हमने कंप्लीट किया वो सभी क्वेश्चन 16 तक है, लेकिन 10 तक तो वही था जो डॉट प्रोडक्ट हमने पहले कंप्लीट किया था, क्लियर। तो आज इतना रखेंगे, मीटिंग एंड करेंगे।